वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स का जो पेपर आने वाला है उसके लिए स्पेशली आपके लिए इंग्लिश मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर करके इन प्रैक्टिस सेट को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो स्पेशली सारे रूल्स को आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि एग्जाम में पता नहीं कौन सा रूल आपसे पूछ लिया जाए, कौन सा एंटोनियम सिनोनियम क्या पूछा जा सकता है, इसका कुछ पता नहीं। बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बिल्कुल सटीक अंदाज से आपको बताया जाए कि इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आपने वो पुराने वीडियोस नहीं दे रखे, मतलब जो कल प्रोवाइड किए थे, परसों प्रोवाइड किए थे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और एक प्लेलिस्ट का मैंने आपको लिंक दे दूंगा। उसमें जितने भी वीडियोस हैं उनको एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा यदि आप अपने एग्जाम को अच्छी तरह से क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि दैट हाउस। देखिएगा, इसमें आपको बताना है कौन सा पार्ट गलत है और वो भी क्यों गलत है, क्यों, क्या रीजन आपके पास होना चाहिए। देखिए, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, यानी कि वो वाला जो घर है वो किससे बना हुआ है, वो स्टोन से मिलकर के बना हुआ है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या गलती है। देखिएगा, मैं आपको जो रीजन बताऊंगा ना उसे वहीं के वहीं समझ लेना, आप आगे गलती नहीं होना चाहिए। इस पार्ट में, सी वाले पार्ट में गलती है क्योंकि देखिए जो ये जो स्टोन लिखा हुआ है ना वो प्लूरल वाली कंडीशन में इस सेंटेंस में यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 99% वो सिंगुलर केस में ही यूज होता है। यदि आपको स्टोन्स कहीं लिख रहा है तो आप मैक्सिमम क्या है कि वहां पर स्टोन रखें, अगर इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाता है तो यहाँ पर सिंगुलर कंडीशन में वो एज अ अनकाउंटेबल नाउन में यूज होगा। तो यहाँ पर स्टोन्स नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, स्टोन हो जाएगा। मतलब दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन। ठीक है, स्टोन मतलब अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, चलेगा आगे हम बात करते हैं कि ही एज वेल एज यू लाइक टू गो। अब इसका मतलब है कि आपको इस सेंटेंस में बताना है कि वह और तुम मतलब वहां जाना चाहते हैं। इस सेंटेंस में बताइए क्या गलती हो सकता है। आपको देखिए, आपका एग्जाम आ रहा है, यदि आप इनको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं मतलब आपका सबसे बड़ा गलती है, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। समझ लो मैं जो बताने जा रहा हूँ। यदि आपको स्टार्टिंग में यदि कभी भी ना इस वर्ब से पहले अगर दो ये सब्जेक्ट मुझे जुड़ रहे हैं, एक तो ही हो गया, एक यू हो गया, इन दोनों सब्जेक्टों के बीच में अगर कभी भी एज वेल आ जाए, अलोंग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए ना, तो ऐसे केस में हमेशा हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब लगाते हैं। तो आप देखिए, ये मत सोचना कि यू आ रहा है तो यू के साथ तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलते, ऐसा नहीं है। कब, जब एज वेल एज आ जाए तो हमेशा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आती है। तो देखो, ही और यू में क्या फर्क है, क्योंकि यू प्लूरल है और ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एस और ईएस वाला वर्ब आता है। तो लाइक नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, लाइक्स, इसलिए यहाँ पर बी वाला एकदम गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। आगे देखो, वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट ही इज एट फॉल्ट। बहुत जल्दी ही मैंने ये रियलाइज कर लिया कि वो गलत था। अब इसको बताना है आपको इसमें क्या गलती है। एक बात मैं आपको हमेशा बताते आया हूं कि ये जो दैट लिख रहा है इसका मतलब है कि एक सेंटेंस तो ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया। ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। जब दैट से पहले यदि पास्ट की बात की जा रही है तो इस दैट के बाद भी पास्ट की ही बात की जाएगी। वो तो गलत है ना भाई। देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब पास्ट है, तो इसका मतलब है कि आगे भी पास्ट आना चाहिए। तो पास्ट करने के लिए हमें इज की जगह पर क्या लिख देना है, यहाँ पर वॉज लिख देना है। आप कहेंगे सर हम वर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर होने की वजह से हमें पास्ट का भी सिंगुलर लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। आगे देख लीजिएगा, संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। अब आपको ये बताना है इस सेंटेंस में क्या गलती है। देखिए, हमेशा ज्यादातर आप ये याद रखना कि ज्यादातर क्या होता है कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग में ज्यादातर वो एरर पूछ लिया जाता है। देखो, ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है ये वो है जो अपने स्कूल में जो हमारे प्रिंसिपल सर होते हैं, प्रिंसिपल मैम होती हैं। इसका मतलब है संतोष जो होता है लिव्स बाई, मतलब किसी के सिद्धांतों को संतोष मानता है। अब यहाँ पर वो सिद्धांतों की बात कर रहा है, ना कि किसी प्रिंसिपल मैडम या प्रिंसिपल सर की। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको ये जो PAL होता है इस जगह पर होता है PLE, और ये हो जाएगा प्रिंसिपल, इसका मतलब है कि कोई सिद्धांत। ठीक है, और PAL आ जाए तो इसका मतलब है कि कोई टीचर वगैरह की बात की जा रही है, जो प्रिंसिपल एक प्रधानाध्यापक होता है, वो वाली बात। तो यहाँ पर एरर क्या हो जाएगा, आपका बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगा।
आगे देखिएगा, देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक, मतलब मेरी किताब में कोई भी पोएट्री नहीं है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ। मैंने ये बोला था कि एक रूम है और इस रूम के अंदर आप जब घुसेंगे तो उसमें दीवारों पर आपको सीनरी मिल जाएंगी, उस कमरे के अंदर मशीनरी आपको मिल जाएगा, ज्वेलरी मिल जाएगी, कुछ पोइट्री मिल जाएगी ना दीवारों पर लगी हुई, किताबों में लिखी हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं, कभी इनको प्लूरल में यूज नहीं किया जाता। जब हम इन्हें प्लूरल में यूज नहीं कर सकते तो देखो जो पोइट्रीज लिख रहा है ना, ये पोइट्रीज नहीं है, पोइट्री होगा। मतलब और फिर अगर ये पोइट्री हो गया ना तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर आर की जगह पर क्या आ जाएगा, एज, मतलब देयर इज नो पोइट्री इन माई बुक। आप पोइट्री की जगह पर पोइम भी लिख सकते हैं, लेकिन आना चाहिए सिंगुलर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, समझ रहे हैं मेरी बात को। देखो, पोएम का पोएम्स हो सकता है लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज नहीं हो सकता ऐसे केस में। एक बार फॉर ए डैश फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोलन मनी, मतलब क्या हुआ कि पुलिस ने जो पैसा चुरा लिया गया था उसके उसके बारे में उसने क्या किया था, कुछ इंफॉर्मेशन जो देगा। और उसने ऑफर किया था, क्या ऑफर किया था, उसने रिवॉर्ड ऑफर किया था। क्या दिया था कि रिवॉर्ड किया था कि भाई अगर जैसे देखो ये लिख रहा है ना स्पेशल, द पुलिस ऑफर्ड अ रिवॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन, यानी अगर कोई भी हमको इंफॉर्मेशन देगा तो हम उसको क्या क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे। सर अवार्ड क्यों नहीं आया यहाँ पर? देखो अवार्ड का मतलब होता है प्राइज, मतलब एक तरह से किसी को अवार्ड देना, प्राइज वगैरह देना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाता है एक तरह से धन संबंधित। 5 लाख रख दिया, 10 लाख रख दिया कि हाँ ये अगर डकैत पकड़ा गया तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो वो रिवॉर्ड में आता है, वो प्राइज में नहीं आता, वो अवार्ड में नहीं आता। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिएगा, आगे है कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग लेट। अब यहाँ पर ये पजेसिव दे रखे हैं, अब आपको ये समझना है कि क्या यहाँ पर बताओ दे आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, क्योंकि देखो यहाँ पर इज आ गया, इज के बाद तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा या फिर कोई पजेसिव आएगा। दे तो सब्जेक्ट है, ये तो आएगा ही नहीं। अब ये देखो देयर्स तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि आगे कमिंग लेट ये पूरा का पूरा एक नाउन लिख रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर पीछे अगर कोई नाउन दे रखा है तो मतलब आगे उससे पजेसिव यूज होगा। तो पजेसिव क्या है इसका, देयर है। देम तो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आता कब, जब आगे नाउन दे रखा हो। सर समझाना, जैसे देखो मैंने लिखा माई बुक, माई बुक लिखा, ये नाउन है, तो नाउन से पहले इसका मतलब यहाँ पर आप पजेसिव लिख सकते हैं। समझ में बात आ रहा है? यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर दे लिख दिया या फिर देम लिख दिया या फिर मी लिख दिया, आई लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। अगर नाउन आ रहा है तो आपको पजेसिव लिखना पड़ेगा। सर जी फिर ये भी तो पजेसिव है ना दोनों, फिर सर जी ये वाला क्यों नहीं यूज किया गया लास्ट वाला? वो इसलिए क्योंकि अगर एस लग रही है ना, मतलब देयर्स है, माइन है, हिज है, समझ में आ रहा है, हर्ष है, तो मतलब है कि उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। अगर नाउन आएगा तो ये बिना एस वाला आएगा, मतलब पहला वाला आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हिज फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली, मतलब उसका जो फ्रेंड है ना वो टर्न अप हो गया। मतलब जैसे आपने देखा है ना, आप मार्केट में गए और जैसे ही आप पीछे मुड़े, आपने बाइक स्टार्ट की या फिर पीछे मुड़े और वैसे ही आपके कोई अंकल जी आ गए ना, आपकी मम्मी आ गई या फिर आपके भैया जी आ गए। तो बहुत अचानक होता है कोई भी काम, अचानक किसी से मिलना उसे बोलते हैं टर्न अप करना, मतलब अनएक्सपेक्टेडली, जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो आपको मिल जाएगा, वो अचानक से मिल गया, है ना? समझ में बात आ रहा नहीं आ रहा? आप मार्केट में या फिर कहीं पर भी और कोई अचानक से मिल जाए, ओ मैया है, तो वो होता है कि नहीं होता? तो बेसिकली वो चीज़ है, किसी चीज़ अचानक से मिल जाना, वो टर्न अप होता है। तो यहाँ पर टर्न अप बेस्ट ऑप्शन है। आगे देखो, द हेड मास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड रजन गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप। यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि कॉन्ग्रेचुलेशन में देखो यहाँ पर लिख रहा है ओ एन, इसका मतलब है कि जो इसके बाद जो प्रपोजिशन आएगा वो ऑन वाला प्रेपोजिशन आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑन आ जाएगा। बस जो समझाने वाला है वो मैं समझाऊंगा, याद कर लो, कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद ऑन आता है। अच्छा आगे देखिएगा, ये आपको सेम सिनोनियम बताना है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चलता हूँ। देखो यहाँ पर रखा है वैसिलेट, वैसिलेट का आपको सिनोनियम बताना है कि वैसिलेट का मतलब क्या होता है। देखिए एक्चुअल में वैसिलेट का मतलब होता है कि एक तरह से कोई हिचकना, एक तरह से ना अपनी बात को अच्छी तरह से ना कह पाना, मतलब टू कीप चेंजिंग योर ओपिनियन, या मैं कह सकता हूँ कि थॉट्स अबाउट समथिंग, तो उसे बोलते हैं। तो मेन क्या हो जाएगा इसका, वेवर हो जाएगा। वेवर का मतलब एक तरह से हिचकना टाइप का होता है। ठीक है,
आगे बात करते हैं इम्पैकेबल, काफी प्यारा वर्ड है। जब ये मेरे सर ने मुझे बताया था ना, तो कसम से मतलब 4-5 बार तो पूरे दिन इसको रट्टा मारा था, मतलब बार बार बोलता रहा था, इतना अच्छा प्यारा वर्ड लगा था इम्पैकेबल। तो इम्पैकेबल का मतलब क्या होता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति जिसने कोई गलती नहीं हो, मतलब विदाउट मिस्टेक्स और विदाउट एनी फॉल्ट। ठीक है, मतलब ही इज वेरी परफेक्ट यार, मतलब एकदम परफेक्ट है। मैं कह सकता हूँ कि योर रिटन इंग्लिश इज इम्पैकेबल, मतलब एकदम आउटस्टैंडिंग है, उसमें कोई एरर नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं इम्पैकेबल। बहुत प्यारा वर्ड है। तो आपको सेम बताना है, मतलब क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात बात करते हैं, देखिए इम्पैडिमेंट। इम्पैडिमेंट का बताना है। देखो इम्पैडिमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑब्स्टिकल्स में से बोल सकता हूँ, रास्ते में आने वाली जो बाधाएं होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, समथिंग दैट डिलेज और स्टॉप्स द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग टू अचीव समथिंग। मतलब जब कोई व्यक्ति कुछ करता है, जब उसके रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अड़चने आ जाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं ऑब्स्टिकल, उन्हें बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। उसे एक वर्ड और है, वो है इम्पैडिमेंट। क्या है, इम्पैडिमेंट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये क्या होता है, ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं। एडवांस है मतलब क्या हो गया, वो प्रोग्रेस हो गया। ठीक है, आगे देखो इलास्टिक, ये तो सबको पता हो गया यार, नहीं पता आपको। इलास्टिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत रबर युक्त होती है, काफी लचीली होती है, होती नहीं होती है, तो वो इलास्टिक होती है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैक्सिबल हो जाएगा। आ गया, इलास्टिक से संबंधित आप जो पहनते हैं ना, वही मतलब मामला। तो वो उसमें भी इलास्टिक होता है, मतलब काफी फ्लैक्सिबल वो चीज होती है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको देखो ऑपोजिट बताना है। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ आपको बताऊंगा, वेस्ट आप बिल्कुल भी टाइम नहीं करूंगा। आगे देखो शिवालरस का मतलब क्या होता है। देखो शिवालरस इसका मीनिंग का जो मतलब प्योर होता है ना, वो होता है एक तरह से पोलाइट, काइंड एंड बिहेवियर विद ऑनर, एकदम से पोलाइट, उसे बोलते हैं विशाल हृदय वाला, एकदम उत्तम, उसे बोलते हैं शिवालरस। ठीक है, तो इसका हमें उल्टा एक तरह से बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका डेफिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेफिएंट। डेफिएंट का मतलब होता है एक तरह से ओपनली रिफ्यूजिंग टू ओबे समबडी। आपने क्या कि बेटा पानी ले आओ, तो वो पानी नहीं ला रहा है ना। आपने कहा कि बेटा ऐसा करो, ये वाला काम कर दो, उसने डायरेक्टली वो डिनाई कर रहा है, काम को नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अवज्ञाकारी, मतलब एक तरह से विद्रोह कर रहा है आपका, है ना, विद्रोही, डायरेक्टली मना कर देता है, उसे बोलते हैं डेफिएंट। हो जाएगा इलिटरेट। क्या हो जाएगा, इलिटरेट हो जाएगा, जो लिटरेट नहीं हो, जो पढ़ा नहीं हो, जो जिसने लिटरेचर नहीं पढ़ी हो, है ना, ऐसे याद कर लो। आगे देखो बात करते हैं डोरमेंट। डोरमेंट कुछ अकाउंट भी होते हैं। डोरमेंट अकाउंट का मतलब होता है ऐसा खाता जो बिल्कुल निष्क्रिय, बिल्कुल बंद है, मतलब दैट इज नॉट एक्टिव, है ना, दैट इज नॉट ग्रोइंग नाउ बट एबल टू बिकम एक्टिव इन द फ्यूचर, मतलब दैट इज कॉल्ड इनएक्टिव कंडीशन, अभी मैं बोल सकता हूँ। तो इसका मेन उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, डोरमेंट अकाउंट वगैरह होते हैं जो आपने देखा होगा ना, जो अगर आपने पढ़ा है, अगर थोड़ा भी, तो मिल जाएगा आपको। देखो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ये सबको पता होगा भैया कि इसका उल्टा हो जाता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि आर पार जिसमें से देखा जा सके, पारदर्शक, है ना, ओबियस, अलाउ यू टू सी थ्रू, या फिर मैं कह सकता हूँ कि अलाउ टू सी द ट्रुथ इजली। इसका एंटोनियम हो जाएगा ओपेक। क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारे आपको याद करना। आगे देखो डैस्पियर। क्या हो जाएगा, डैस्पियर। तो इसका आपको मतलब एंटोनियम बताना है कि डैस्पियर का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा होप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होप हो जाएगा। मतलब डैस्पियर का मतलब होता है निराशा, द फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस ऑल होप्स। तो इसका उल्टा हो जाएगा होप हो जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, चलो मैं फटाफट से अब इनको आपको रिकैप करवा देता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, लेकिन बच्चों आपके एग्जाम के लिए स्पेशली है, बाकी अलग से एग्जाम के लिए बाकी तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको, बट फिर भी देखिएगा। आगे देखो टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, मतलब इसका मतलब सेम मीनिंग होता है टू टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस सबको। जैसे अगर हम बात करें, यू विल एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू अंटिल यू फाइंड एन आंसर। जब तक आपको कोई जवाब नहीं मिल जाता, आप सारे ऑप्शंस को चेक कर मारते हैं, है ना। वो तो होता है एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का मतलब होता है कि हर तरह से छानबीन कर लेना, मतलब टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। आगे देखो अ रेड लेटर डे। आपने देखा होगा कोई भी दिन जो बहुत ज्यादा, जैसे 15 अगस्त आपने देखा है ना, वो क्या रेड लेटर डे होता है, मतलब द 15 अगस्त 1947 इज अ रेड लेटर डे फॉर अस। ठीक है, तो कोई भी दिन जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, उसे बोलते हैं। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, है ना, वो वाला।
आगे बात करते हैं तो ये हो जाएगा इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मैं उसे बोल सकता हूँ, चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका। चलिए आगे बात करते हैं कि टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव्स। तो इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो ये आपको थोड़ा थोड़ा आपको याद करना है, अगर आप थोड़ा भी याद नहीं किया तो हो सकता है कि आप इसे भूल जाएं। तो ये हो जाएगा टू हैव अ सीक्रेट प्लान। क्या हो जाएगा? कि मतलब कोई भी सीक्रेट प्लान को रखना उसको बोलते हैं कि हैव समथिंग अप वंस स्लीव्स। आगे बात करते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, अब इसको आपको बताना है कि इसमें मेन इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका मतलब होता है टू एक्ट एट वंस। तो ये डायरेक्टली आपको याद करना है, जो याद करना है वो मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। एट वंस बैक एंड कॉल, इसका मतलब होता है कि टू बी डोमिनेटेड बाई समवन, किसी के द्वारा डोमिनेटेड किया जाना, उसे बोलते हैं टू वंस बैक एंड कॉल। अंडरस्टैंड ना? मतलब क्या होता है जैसे ऑलवेज रेडी टू ओबे समबडी ऑर्डर्स, मतलब हमेशा के हमेशा हमेशा किसी के ऑर्डर, मतलब एक तरह से रेडी रहना कि जी मतलब जी हजूरी किसी की करना। देखिए आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो फॉर है इसकी जगह पर क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। देखिए मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट के बाद जो आने वाला जो प्रपोजिशन होता है वो ऑन होता है। क्या होता है? ऑन होता है। अगर कोई कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाए तो उसके बाद भी ऑन लगाना है, और कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो भी ऑन लगाना है। ठीक है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर कोई भी मॉडल आ जाए और उसके बाद कभी भी नोट आए या नहीं आए, अगर कोई मॉडल आ रहा है तो उसके बाद जब आती है ना, मतलब शुड वुड कुड, तो इनके बाद अगर नोट आ रहा है तुरंत, इसका मतलब है कि इसके बाद हमेशा बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बर्फ की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव। आप कहेंगे सर हैव यहाँ पर भी तो आ रहा है। सर देखो, हमेशा कोई भी मॉडल के तुरंत बाद नोट आता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मतलब मेन वर्ब आती है ना। तो देखो मॉडल के बाद नोट, उसके बाद मेन वर्ब, तो इस तरह से मतलब ये हमें चेंज करना है। यहाँ तक तो सीक्वेंस एकदम सही है। तो हैड का हो जाएगा हैव। आगे देखो प्रूफ की जगह पर आपको सेम बताना है तो ये एविडेंस हो जाएगा। द जज आज द लॉयर, मतलब जज ने वकील से मांग लिया, पूछ लिया, टू बी कॉन्स्टेंट विद एविडेंस इन द केस। तो यहाँ पर एविडेंस ये दिस एकदम सही है। राजू रिक्वेस्टेड मी टू हिज बर्थडे पार्टी टुमारो, मतलब राजू ने क्या किया? अब रिक्वेस्ट नहीं किया, मतलब उसे इनवाइट किया। तो इनवाइटेड मी टू बर्थडे, मतलब राजू ने अपने बर्थडे के लिए मुझे क्या किया? इनवाइट किया। तो इनवाइट एकदम सही हो जाएगा। आगे देखो एनलाइटमेंट वर ए स्टेज ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस। तो ये तो मतलब एक तरह से डेली रूटीन की बात की जा रही है, डेली डेली की बात है ये, तो भाई सत्य बात है। तो यहाँ पर सत्य बात है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज, मतलब एनलाइटमेंट एकदम हैप्पी हो जाना, स्टेज ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस। तो यहाँ पर एज एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने इसका आंसर की दे रखा है, आप उसको भी समझ सकते हैं, बाकी समझाने का जो काम था वो मैंने कर दिया। चलिए इसका सेकंड जो पार्ट है वो भी मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, अभी उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। आप लेकिन कंटिन्यूस रहिए, इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियोज़ का वेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक यार ज़रूर कर दिया करिएगा, क्योंकि आप ही पढ़ने वाले हैं। बाकी अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ओवरऑल पार्ट्स को आप देखते रहिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी वीडियोस मैं अभी भी प्रोवाइड करता रहूँगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।